नमस्कार, जिया न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला। वक्त है बातों बातों में का। बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं जिससे पता चलता है कि देश की राजनीति किस ओर करवट ले रही है। एक वक्त तक महंगाई की आवाज़ सड़क से संसद तक उठाने वाले आज बीजेपी उसको बचाव में नजर आती है। यही वक्त कहते हैं, इसी को कहते हैं बदलाव। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है जिया न्यूज़ पर। बिल्कुल सीधा सवाल है कि एक वक्त था कि जब आप कांग्रेस को घेर रहे थे महंगाई पर और आज उस पर सफाई दे रहे हैं। वक्त नहीं, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम तो कांग्रेस के दुष्प्रचार का अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार में रहते गड़बड़ करती थी तो हम लोग अलर्ट रहते थे और आवाज़ उठाते थे, इसलिए आज हम लोग सत्ता में हैं। और अभी जो कांग्रेस के लोग जिस तरह की दुष्प्रचार कर रहे हैं, जमाखोरों की मदद कर रहे हैं, उस पर हम जवाब दे रहे हैं। इस देश में आलू प्याज की कीमत तो इस महीने में जो रहती थी पिछले साल वही है, क्योंकि प्याज के स्टॉक जो हैं आज दिल्ली में हर जगह 400 से ज़्यादा दुकानें खुली हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीडिया में और प्रचार हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्याज की कमी है। कोई प्याज की कमी नहीं है। हमारी सरकार ने, हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह नहीं है जो एकदम बैठे रहें और कुछ नहीं करें। हम लोग एकदम अलर्ट हैं, सारे मंत्री इस पर लगे हुए हैं। ख़ुद प्रधानमंत्री कई बैठक ले चुके हैं, खुद वित्त मंत्री बैठक ले रहे हैं, जो खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान वो इसको लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शाहनवाज साहब, एक प्याज वो भी थी कि जो 2004 में निकली थी और उसने आपको रुला दिया था, सत्ता दूर चली गई थी। एक प्याज वो भी थी और एक प्याज आज भी है कि जो सरकार के अंदर भी हलचल पैदा करके गई है। मीडिया का इस पे दोष कहाँ से आता है, क्योंकि लगातार सरकार बैठक कर रही है। कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं और वही बयान दिख रहा है, इसमें हम मीडिया का दोष नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितना महंगा टेलीविज़न पे प्याज है उतना महंगा जाके ज़मीन पे नहीं है, सस्ता है थोड़ा। तो गृह मंत्री को फिर क्यों निकलना पड़ रहा दिल्ली की सड़कों पर कि लिए प्याज सस्ती आ गई मार्केट से? नहीं, वो तो हमने बुला के कहा है, 400 हम लोगों ने स्टोर खुलवाए, हर मेट्रो के बाहर मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके के हालात हैं कि महंगाई आपको भी एहसास हो रही है, लेकिन आप बार बार, आपके वित्त मंत्री भी इस बात को कहते हैं, गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि नहीं महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लगातार इस बात को महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार, खाद्य मंत्री लगातार इस बात को महसूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसको उस तरीके से फेस करने की कोशिश हो रही है? बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हल जनता कब तक महसूस करेगी? नहीं, महंगाई, देखिए महंगाई दो तीन चीज़ों से बढ़ती है। तीनों चीज़ें हमारे साथ इस वक्त हुई है। एक तो गल्फ़ वॉर की वजह से थोड़ा तेल की कीमत बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, उसके वजह से थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी है। और फिर भी हमने गैस की कीमत, जो सिलेंडर मिलता है सब्सिडी वाला, वो उस पर कीमत नहीं बढ़ी है। और हम लोगों ने किरासन तेल पे और अन्य चीज़ों पे, डीज़ल पे भी जो 50 पैसे बढ़ती है उतनी ही बढ़ी है। और हमने पूरा कंट्रोल किया है, ख़ुद प्रधानमंत्री इसको देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महंगाई पर हम विजय प्राप्त करेंगे। अगर कांग्रेस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो महंगाई पर भी कर सकते हैं। 6% के आसपास हो चुकी है। नहीं, वो उसको कंट्रोल करेंगे, सारे उपाय। हमारी सरकार अलर्ट है ना, वो पुरानी सरकार की तरफ थोड़ी है कि हाहाकार मच रहा है, मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अलर्ट किसे कहते हैं? क्या इस तरीके से कि 50 पैसे डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे महीने महीने? उन्होंने एक नया प्रस्ताव, जो पेट्रोलियम मंत्री है, नए पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने दिया हुआ है कि 50 पैसे डीजल बढ़ते रहेंगे, पेट्रोल भी उसी तरीके बढ़ता रहेगा और गैस भी अब तो हर महीने का कुछ एक इन्होंने रेशियो दिया है कि वो भी बढ़ती रहेगी। तो क्या ये एक अलर्ट है? नहीं, वो डीजल तो पहले से ये 50 पैसे बढ़ता है। नहीं, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तब आप इस बात को बार बार कह रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस नीति चला रही है वो नीति कहीं ना कहीं गलत है। बार बार एहसास कराया जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो फ्री होल्ड छोड़ना कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति है। उस नीति को आप बैकफुट में क्यों नहीं ले आए? क्यों नहीं उस चीज़ों के ऊपर अब विचार मंथन हो रहा है कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण ये भी है? महंगाई के कारण था सरकार की गलत नीति, भ्रष्टाचार, और वो कारण अब नहीं रहेगा। और हम जो फौरी तौर पे जो महंगाई को लेकर दिक्कत थी उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। और अभी बजट आएगा, देखिएगा, कोई बोझ ज़्यादा जनता पे नहीं डलेगा। उम्मीद बजट से लगाई जा सकती है? बजट तो पूरी इकोनॉमी ऐसी मिली है, ड्रिल मिली है, उसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो ये जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि अच्छे दिन का वादा
और अब जनता पे विश्वास हाँ, की अच्छे दिन के वादे के लिए ही ये सब फैसले करने पड़ रहे हैं। अगर रेलवे में किराया बढ़ाया तो इसलिए बढ़ाया कि वर्ल्ड क्लास सुविधा चाहिए, इसलिए बढ़ाया कि, और वो भी उस सरकार ने बढ़ा दिया था और कहा था प्रधानमंत्री की नोटिंग है कि इलेक्शन के बाद इसको लागू करेंगे। ये सरकार की पॉलिसी थी, हमने तो सिर्फ लागू किया है। तो वही चीज़ हो गई कि पॉलिसी को लागू करने का और एक तरीके नहीं, से क्या महंगाई- करेंगे, रेलवे का टिकट फ्री कर दें क्या? अब इससे आप कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए, कहिए तो हर रेलवे में अब टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे दिन आ गए, आप बैठिए चलिए, ये तो नहीं हो सकता। महंगे हो जाए टिकट भी अच्छे रेलवे दिन में सफाई चाहिए, अच्छे बिना एक्सीडेंट की गाड़ी चाहिए, ट्रैक मजबूत चाहिए, टाइम पे गाड़ी चलनी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा चाहिए कि नहीं? शुभ पिछले संकेत 15 साल से तो रेल का किराया बढ़ा नहीं। शहनवाज साहब, शुभ संकेत तो तब भी मिल गए थे जिस दिन शपथ लेनी थी, तब भी रेल एक्सीडेंट हुआ। रेल मंत्री शपथ लेने के बाद जब कार्यभार संभालने गए तब भी रेल एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो क्या- और ये लगातार होते रहे। तो रेल पटरी उसी दिन बचाई थी नयन भाई ने क्या, या सदानंद गौड़ा ने उसी दिन रेल ट्रैक बिछाया था जिससे ये एक्सीडेंट तो- हो गया। इसको भाई कैसे जर्जर है इसीलिए तो किराया बढ़ाया कि वो 10 लाख करोड़ का घाटा है, इसको कैसे पूरा करेंगे? तो एक तो घाटा पूरा करेंगे, वो किराया ही एक तरीका है। जो आम आदमी है वो चाहता है कि किराया बढ़े लेकिन सुविधा मिले। लालू आज भी कहते हैं कि उन्होंने जब रेल बजट प्रेजेंट दिया था तो 90,000 करोड़ का फायदा भी दिखा के ले आए थे। अरे वो सब तो दावा आज भी कर रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगिरी है। लालू जी बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, रेल में क्या किए थे वो सबको मालूम है। सिर्फ भाषण है उनका, भाषण देने में माहिर हैं, वो हर हाल में भाषण दे सकते हैं। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक तरीके से एक नया युग निकलने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। हाँ, तो होना ही चाहे वो पड़ेगा। कांग्रेस की बात की जाए, वो तो बीजेपी को इकट्ठे होने के बावजूद भी बुरी तरह से हराएंगे उन लोगों को। वो कह रहे हैं ना कि इकट्ठे हो जाएं, तो पहले तो नीतीश जी जाके बिहार की जनता को बताएं कि जंगल राज के लिए माफ़ी मांगे, जो कहते थे जंगल राज है। अब उन्हीं जंगल वाले के साथ मंगल कर रहे हैं, तो जंगल में मंगल तो उनका हो रहा है ना, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, बिहार का एक नया समीकरण ये भी आता है कि जब भी पासवान जिस पार्टी की ओर झुकने की कोशिश करते हैं सरकार उसकी है, तो अवसरवादी पासवान को आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से कब तक, यानी राजनीति के कई समीकरण में कोई दोस्त परमानेंट नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, तो ऐसे में फिर लालू को बोलना कहाँ तक उचित होगा? नहीं, पासवान जी तो दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। हमसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से वो गए थे, और ख़ुद मैंने ही पहल की थी। पासवान जी से और बीजेपी का जो समझौता हुआ वो सब बातचीत मेरे ज़रिए हुई, मैंने बातचीत की और हमारी पार्टी उस पर राज़ी हुई कि अच्छा है पासवान जी आए, क्योंकि हम तो दलितों का, पिछड़ों का, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। और पासवान जी को भी लग गया कि ये कांग्रेस के साथ वो दलित समाज का भला नहीं होने वाला है, ये सत्ता नहीं तो वो हमारे पास आए। नहीं, सत्ता के लिए नहीं आए, वो अपने समाज की सेवा के लिए आए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पासवान कम्युनिटी के लोगों को बहुत परेशान किया वहाँ बिहार में, और उससे रामविलास पासवान जी को भी बहुत परेशान किया। उनका सब एमएलए अपने में मिला लिए, उनके एमपी तोड़ के अपने में मिला लिए, तो जोड़ तोड़ में माहिर थे नीतीश जी। पूरी पासवान जी की पार्टी ख़त्म कर दिए थे, और देखिए किस्मत कि अब उन्हीं की पार्टी ख़त्म हो रही है। लालू जी के कंधे पर लालू जी की बैसाखी उनको पकड़नी पड़ी। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप बैसाखी बन गए थे नीतीश की एक वक्त पर? बन गए नीतीश जी के साथ, तो ये सही है कि जब उनके साथ सरकार में थे तो हमारे लोगों की कुछ चलती नहीं थी। समझदारी उस वक्त क्यों नहीं दिखाई गई बीजेपी के द्वारा? दिखाई ना, क्योंकि बिहार नीतीश के सुशासन को आप लोगों ने भी प्रेजेंट किया था, सुशील मोदी भी उस वक्त बोलते थे, वो प्रेजेंटेशन वो देखिए, सच माने कि आज का सच माने? मैंने तो कभी नहीं किया था। आपको तो पता है कि मैं शुरू से मैं वैसा डॉक्टर हूँ जो पहले मर्ज पहचान जाता हूँ। मैं तो हरदम कहता था ये आदमी धोखा देगा, मैं तो कभी ऐसा नहीं कहता था। हाँ, हमारे पार्टी उसको निभाना चाहती थी, क्योंकि बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था साथ चलने का, तो हमने दगा नहीं दिया, दगा तो जदयू ने दिया। अच्छा, अगर इस चीज़ ओवरऑल उसको देखा जाए, चाहे वो जेडीयू की बात की जाए या बिहार में लालू की बात की जाए, इनको रोकने का रोड मैप अब क्या होगा? क्योंकि लगातार सवाल, वो हमें रोकने का रोड मैप बना रहे हैं, हम कौन सा? वो तो एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट हमेशा सवाल हमें रोकने के लिए हो रहे हैं ना। वो कह रहे हैं
कि देखिए बीजेपी आने वाली है, सुशील मोदी आने वाले हैं, तो ऊपर नरेंद्र मोदी को रोक नहीं सके, अब नीचे सुशील मोदी को रोकना चाहते हैं। सुशील मोदी आने वाले, मतलब सुशील के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का, ये सब। ऊपर भी मोदी और नीचे भी मोदी। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं और बात करेंगे कि मोदी ने कहीं ना कहीं एक उन नेताओं को भी धोखा दिया है जो आज उम्मीद लगा के बैठे थे, एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और बात चल रही है मोदी के उस कहीं ना कहीं उस बात की जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शहनवाज साहब, एक सवाल सीधा सीधा है कि दो मुस्लिम चेहरे थे, दोनों आज सरकार के अंदर से बाहर हैं। इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ये सवाल होना, और इसके लिए देखिए हमारे चेहरे पर हिंदू और मुसलमान मत लिखिए, नहीं तो साईं बाबा वाला हो जाएगा कि हम शाहनवाज मुस्लिम चेहरा की भारतीय चेहरा। नहीं, अल्पसंख्यक चेहरे भी थे। हम तो पार्टी के चेहरा हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रवक्ता नहीं हूँ। पार्टी के लोग पूरे 100 करोड़ की राजनीति करेंगे और हम सिर्फ माइनॉरिटी की राजनीति करेंगे। हम जिस दिन बीजेपी में आए थे यही सोच के आए थे कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों की राजनीति करेंगे, और जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो दोनों का वोट मिलता है। उम्मीद तो लगा के बैठे थे ना कहीं उम्मीदों का सागर तो अब था। देखिए प्रधानमंत्री जी का ये अधिकार है कि वो किसको मंत्री के लायक समझते हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल अपने हिसाब से बनाया है। अब जब मैं चुनाव नहीं जीता, भागलपुर की जनता ने मुझे वोट अच्छा खासा दिया, लेकिन वहाँ अक़लियत के लोगों के बीच में बहुत दुष्प्रचार हो गया, मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि मुझे वोट ना दें, तो मैं चुनाव वहाँ से हार गया और बहुत लेस देन 1% वोट से हारा। मतलब इतना अंदाज़ा नहीं था कि चुनाव हारेंगे, नहीं तो और मेहनत कर लेते। 7 दिन प्रचार में बाहर चले गए, एक दिन मुंडे जी के यहाँ, एक दिन गडकरी जी के यहाँ, 5 दिन बिहार में। अगर ये 7 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते तो अभी सांसद रहते। तो चुनाव नहीं जो अब हम चुनाव नहीं जीते तो नरेंद्र भाई हमको कैसे मंत्री बना देंगे। अगर यही बात है तो बहुत से लोग और भी हैं जो चुनाव नहीं जीते और मंत्री हैं। अरे वो सब टैलेंटेड लोग हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री का ये अधिकार होता है कि किसको वो मंत्री बनाए। मैं पार्टी का काम करता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, और अगर मेरे जैसा प्रवक्ता नहीं होगा तो आपके कठिन सवाल का जवाब कौन देगा। शहनवाज भाई, ये भी है कि टैलेंट की जहाँ तक बात आती है तो स्मृति ईरानी के टैलेंट को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए, तो सवालों का दौर भी जारी था, और वो आज भी है कि देखिए वो राज्यसभा की मेंबर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत बढ़िया लड़ाई उन्होंने राहुल गांधी को घेर के रखा अमेठी में, तो उसका इनाम मिला है उनको। टैलेंट से ज़्यादा कहीं इनाम की है यहाँ पर दरकार है। नहीं, वो देखिए बहुत अच्छी हैं वो, और पार्टी ने आखिर नए लोगों को कब मौका मिलेगा, अब वो नए लोगों को मौका मिलता है तो थोड़ा हल्ला हंगामा होता है। तो पुरानों को भी चांस होना चाहिए ना कहीं वो एक समीकरण बिगड़ता नजर आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस नए लोग आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्सपीरियंस को दरकिनार कर दिया, वो भी उस चेहरों को जिनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद एक समाज जरूर लगा के बैठा हुआ था। अब देखिए हमारे समाज में तो बहुत दुष्प्रचार था। हमारे यहाँ खुद भागलपुर में लोग कहते मोदी जी आएंगे, और क्या क्या दुष्प्रचार किया था लोगों ने, और ख़ुद यहाँ देश में दुष्प्रचार किया। तो जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे मोदी जी के ख़िलाफ़, उनको तो जवाब मिल गया है कि मोदी जी आए तो आज सबके लिए सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो अलग से ज़ात और धर्म के नाम पर किसी को चश्मे से नहीं देखते। मोदी जी की डिक्शनरी में हिंदू और मुसलमान शब्द ही नहीं है, उनके लिए भारतीय है। और वो जब देखते हैं उनके सामने अमित शाह खड़े हों या शाह नवाज खड़े हों, उनके लिए दोनों भारतीय हैं। दोनों शाह में कहीं ना कहीं अमित शाह की जो दरकरार बताई जा रही है, जेड प्लस सुरक्षा की बात बीजेपी के अंदर चलती है, अध्यक्ष बनाने की बात चलती है ना, वो चुनाव लड़े, खाली एक 73 के आंकड़े को छुआ दिया। तो बिहार में आपने भी कोई ऐसा कम नहीं किया, फिर भी शाह नवाज की बात नहीं चल पा रही बीजेपी में। देखिए बीजेपी के पास जो जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, तो मुझे तो पहले से अब उनके ऊपर तो सच में बहुत खतरा है। सारे कांग्रेसियों के नज़र में खटकते हैं वो, सारे देश के अंदर जो ऐसे तत्व हैं जो अमित भाई के ख़िलाफ़ बहुत प्रचार करते हैं, और उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी, बसपा सबको ख़त्म किया उत्तर प्रदेश में, तो उनको तो Z+ देना ही था। मैं तो पहले से Z कैटेगरी में हूँ, पिछले 12 साल से मैं Z कैटेगरी। प्लस कैटेगरी में कब आ जाएंगे?
नहीं, अब वो सुरक्षा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो पहले जेड में हूँ और हमें कांग्रेस सरकार के वक्त में भी कोई हमारी सुरक्षा तो हटा ही नहीं थी, क्योंकि रियल में मुझे जो थ्रेट था उसके वजह से मेरे पास पहले से है। तो ये तुलना सही नहीं है। अमित भाई को ज़रूरत थी और ज़रूरत के हिसाब से दिया। बार बार मोदी भी कहते हैं कि भाई गुजरात से उठकर आया, उसकी एक वो भी देखिए, काबिलियत देखिए, 73 का आंकड़ा छुआ दिया। मोदी लहर साफ नज़र आ रही थी, बिहार में भी वो लहर साफ नज़र आ रही थी। ऐसा क्या हुआ कि अरुण जेटली माफ़ करिएगा, अरुण जेटली आप इस तरीके के नेता उस लहर का फ़ायदा नहीं उठा पाए? क्या किसी के बयान आपको डैमेज कर गया? और अरुण जेटली के साथ तो बयान की भी दिक्कतें नहीं थी। देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि हम इतनी अच्छी हवा में जीते हैं, इसलिए बिहार को वो एनालाइज आप लोगों ने नहीं किया। बिहार में हम एक फेज़ की सारी सीट हार गए, 5 सीटिंग एमपी हार गए, 3 कमिश्नरी में 0 हो गया। यानी हम जो करीब 8 सीट हारे हैं वो एक ही बेल्ट में हारे हैं। और झारखंड की 2 मिला दें तो बिहार झारखंड मिलाकर जो 10 सीट हारे हैं, करीब करीब एक डेट पे हार गए। 2 राजमहल और दुमका वहाँ, और यहाँ 7 सीट और प्लस 1 मधेपुरा। गलती भी तो तो ये 10 सीट जो है एक पट्टी में हार गए हैं। तो गलती भी तो आपके नेता की थी। नहीं, हमारे वो बयान गिरिराज जी का कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में आ गया था। नहीं, गिरिराज जी को दोष देना सही नहीं है। गिरिराज जी के कहने का जो मकसद था उसका दुष्प्रचार कर दिया लोगों ने, उसका नुकसान हुआ। तो दुष्प्रचार किया। गिरिराज जी का मकसद थोड़ी था। गिरिराज जी तो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वो कोई मुझे हराने का बयान थोड़ी देंगे। वो तो बयान के दुष्प्रचार का कहीं ना कहीं नुकसान शहनवाज को। नहीं, मैं हारा अपनी गलती से, बस मैं इतना कहता हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी किसी पे नहीं दी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 7 दिन में बाहर चला गया। अगर मैं राष्ट्रीय नेता बनने की जगह सिर्फ सांसद बन के अपने क्षेत्र में बैठा रहता तो 7 दिन में तो 1% वोट में कमा ही लेता। अच्छा, ये कब तक दूरी होगी कि जो अल्पसंख्यक चेहरे थे, जिसकी भी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी की कैबिनेट में वो दोनों दिखेंगे, कि दोनों में से कोई एक तो दिखी जाए, चाहे वो शहनवाज हो या मुख्तार हो। बल्कि मुख्तार तो राज्यसभा सांसद है इस वक्त, अभी ऐसा भी नहीं है कि वो सांसद भी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे भी मंत्री बने हैं जो सांसद नहीं थे, बाद में उन्हें। मुख्तार अब्बास नकवी बहुत क्रेडिबल नाम है, बहुत प्रमाणित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। और मैं अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ, और ये मानकर चलता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी ने जितना दिया है, अगर मैं जिया न्यूज़ को रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, मेरी पार्टी मुझे जीवन में कुछ नहीं देगी, तब भी मैं पार्टी में ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पार्टी ने और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत इज्जत दी। शहनवाज भाई, एक कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप बार बार बता रहे हैं साई को लेकर बीजेपी ने विवाद खुद अपनी तरफ मोड़ लिया। कहाँ विवाद शंकराचार्य के बीच में हो रहा था, कहाँ उमा भारती के एक बयान ने विवाद अपनी तरफ मोड़ दिया? आपको क्या लगता है? इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम इतने दिन से राजनीति में बिना विवाद के हैं, और इस मुद्दे पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादा विवाद का कोई लाभ नहीं है। सबको मिल बैठकर हर विषय का हल करना चाहिए। चलिए, अब इस पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर आपसे हम जरूर रिएक्शन चाहेंगे। लगातार एक महाराष्ट्र सरकार की खबर एक जिया न्यूज़ चला रहा है, जिसको लेकर किस तरीके से मर्मरता दिखाई जा रही है लाशों, और उसको लेकर कि किसी जगह पर हिंदुस्तान के अंदर मरने के बाद भी अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लाशों का सही से अनावरण होना चाहिए, उन्हें सही से स्थापित या कहीं। जिस तरह से जिया न्यूज़ पे वो खबर देखी, बहुत दुखद है, और आपने बहुत बड़ा काम किया। और कैसे लाशों को घसीट रहे हैं, कैसे गड्ढे में डाल रहे हैं, उसके अंग को निकाल कर उस पर कई प्रयोग कर रहे हैं, तो इंसानियत शर्मसार होती है महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से। महाराष्ट्र सरकार ने क्या इस पर जांच की कुछ मांग करेगी बीजेपी? क्योंकि लगातार ये सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इंसानियत को, मरने के बाद भी इंसान की कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, ये ज़रूर हम कहना चाहते हैं। और बीजेपी आने वाले वक्त के लिए किस तरीके से तैयार है? क्योंकि अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, महंगाई सबसे बड़ा बीजेपी तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सफलता इस बीच में पाई है। अभी बजट है, रेल बजट है और आम बजट है। तो जो इकोनॉमी हमें मिली है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं मिली है। फिर भी बीजेपी पूरी तरह तैयार है, और हम ये मानकर चलते हैं अभी एक बड़ी सफलता के साथ हम संसद में जा रहे हैं
कि हमने जो नर्सेस थी वो सब इराक़ में फंसी थी, उनको बाहर ले आए, अपने नागरिक को वहाँ से निकाला है, हमने विदेश नीति में बड़ी सफलता ये प्राप्त की है। इन सब के साथ हम संसद में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने संसद के कई दौर देखे हैं, संसद के अंदर रहकर संसद के अंदर कई दौर देखे, विपक्ष का नेता कितना इम्पोर्टेंट होता है संसद के अंदर? वो एकदम जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती विपक्ष का नेता? विपक्ष है ही नहीं कि तो नेता क्या करे। कांग्रेस तो कह रही ना, आप कांग्रेस दान ही दे दीजिए कम से कम। नहीं, कांग्रेस जीत के आती 2 सीट और तब भी मांगती विपक्ष का नेता। ऐसी पार्टी है वो कि हम सत्ता से गए दे दें। अरे जब जनता ने आपको विपक्ष के नेता के लायक नहीं समझा, संविधान इसकी इजाज़त नहीं 77 में दिया था क्या उन्होंने? तो क्या कांग्रेस बदला ने कोई नहीं दिल है? दिखाया था? जबरदस्ती दे दे भाई साहब ले लो विपक्ष का नेता पद। अरे जनता ने आपको सत्ता के लायक नहीं, जनता ये लोकतंत्र का सम्मान करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान हो जाएगा उनको विपक्ष का तो वो नेता। तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का आप सम्मान कर लीजिए, क्योंकि उनको सीबीआई अरे तो जब और सारे डायरेक्टर से जो भी पद होते हैं उसमें विपक्ष के नेता की राय जरूरी अरे तो होती है। जब विपक्ष के नेता के लायक ही नहीं समझा जनता ने, तो जनता के राय के खिलाफ चले जाएं। हम लोग तो जो जनता कहती है वही करते हैं। तो कह रहे हैं कोर्ट में भी इसका संज्ञान लेंगे, उसको बताने की और कोशिश। लेंगे क्या है, कोर्ट में लेंगे तो अभी उस लायक भी नहीं रहेंगे वो। आज तो 44 हैं और ये पद के लिए लड़ेंगे तो जनता अगले चुनाव में 4 सीट दे देगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं है कि पद के साथ साथ वो अपने अन्याय भी है एक तरीके से। बीजेपी क्यों नहीं दान, मतलब एक अरे हम दान देंगे तो किसी कोई और साधु संत को दें। अरे ममता को दे दीजिए फिर विपक्ष ये से कोई दान देना है तो ये कांग्रेसी दान मांगने आ गए। तो वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता होने से कम अरे से कम होता ही न्याय नहीं है सही ना। हो आप जाएगा। सर्वेश जी रूल पढ़िए। नहीं, रूल के आधार पे तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। चैरिटी नहीं करना है भाई, कांग्रेसियों के साथ चैरिटी क्यों करना। जैसे तो स्पीकर का ये निर्णय होता है, लेकिन कांग्रेस की ये मांग नाजायज मांग है। और कांग्रेस की ये भी है एक तरीके से कि अगर विपक्ष का नेता नहीं होगा तो महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा नहीं जा सकता। अरे तो कांग्रेसी क्या घेरेंगे? कांग्रेसी जो खुद महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, कौन जनता कह रही है घेरो? उनको कह रहे आराम करें बस। अच्छा, आजकल एक मुहिम चली हुई है नेट पर, चाहे वो इंटरनेट की किसी भी साइट की बात की जाए, किसी एक विशेष साइट पर नहीं बल्कि सारे साइटों पर चली हुई है। वो जो अच्छे दिन का नारा था उसको बुरे दिन के कैसे लाया जाता है, उस चीज़ों को बताने की कोशिश की गई। वही मोदी का तीर मोदी के ऊपर चलाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेसी सत्ता से बाहर हो गए हैं, दिन भर नेट पे खेलते रहते हैं और अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। वही कांग्रेस के नेताओं के लिए तो अच्छे दिन नहीं होंगे क्योंकि सरकार में थे, वो बाहर चले गए, लेकिन देश की जनता के लिए तो अच्छे दिन आ रहे हैं ना। इंतज़ार कीजिए ना, 1 ही महीना में कर दें। 5 साल के लिए मैंडेट मिला है और जब चुनाव में आएंगे तो अच्छे दिन आ गए ये कह के जाएंगे। अच्छा, विपक्ष ने एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगाया है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा शायद, कि विपक्ष ने एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगाया है कि आपने रेल किराया पहले बढ़ाकर ये साफ कर दिया है कि अगर अब नहीं भी बढ़ाते हैं वाहवाही लूट लेंगे बजट में, और आरोप दे दिया है कांग्रेस पर। नहीं, हम कांग्रेस पर आरोप भी नहीं लगाना चाहते। अब वो आरोप के लायक नहीं है, वो विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। वो उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। जब राहुल जी कहीं भी गए हों, जहाँ से लौट आए, तो आके मीटिंग वीटिंग करें कि क्यों ये हालत कांग्रेस की। तो नेता ही कह रहा है कि राहुल सक्षम नहीं थे, दिग्विजय सिंह साफ साफ कहते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, कांग्रेस के लोगों की पहले मानसिकता थी कि वो सत्ता में के लिए लड़ते थे। इस देश का बंटवारा हो गया और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और फिर इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने, और सोनिया जी के बाद जब राष्ट्रपति जी के यहाँ वो गई थी और जो भी जवाब मिला हो, उसके बाद से उन्होंने कहा भाई जिम्मेदारी नहीं लेनी है लेकिन सत्ता भी करना है। तो जब सत्ता का मज़ा भी लेना है और जब सत्ता में बैठी हुई सरकार का बिल जो है फाड़ कर फेंक देना है, तो ये डबल मज़ा है। बिना सत्ता में जिम्मेदारी के सत्ता का मज़ा लूट रहे थे 10 साल से ये सोनिया जी और राहुल जी, और अब उनको पता है कि जो जनता के बीच में एक माहौल बनाया था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और हम बहुत बड़े त्यागी हैं, तो जनता ने समझ लिया कि वो शासक की भूमिका में नहीं, शासक भी रहना चाहते और जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। ये मानसिकता है। कांटों का ताज आपके ऊपर है, जनता को किस तरीके से उम्मीदों नहीं, के सागर में एकदम से कांटों से का नहीं है, जनता के आशीर्वाद का ताज। लेकिन जनता को उम्मीद कैसे पूरी कराएंगे कि आपकी उम्मीद पूरी होगी? थोड़ा सा वक्त लगेगा।
वक्त लगेगा नहीं, काम की शुरुआत हो गई है। अब क्या करें, मोदी जी आए और प्याज सीधे छिड़क देते हैं, प्याज निकल जाता है ज़मीन से। हर चीज़ का टाइम लगता है कि नहीं, तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन जरूर आएंगे, वक्त जरूर लगेगा, ये बात साफ साफ शहनवाज साहब का कहना है। लेकिन शहनवाज साहब कहीं ना कहीं उस बात को जरूर छुपा ले गए कि आखिर अल्पसंख्यक नेताओं में से क्यों नहीं मोदी के कैबिनेट में वो चेहरे हैं जो कहीं बीजेपी के चेहरे बना हुआ करते थे। और इन सारी चीज़ों पर शायद वो सफाई देना भूल गए और इन्हीं सारी चीज़ों को घुमा भी ले गए। लेकिन हाँ, मोदी को अगर ये चीज़ें समझ में आए तो वो चेहरे कब आएंगे सत्ता में, उनसे सवाल ये जरूर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है।